नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,58,000 नए केस और 385 की मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर हुए 8,209। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग पर आज आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में हरक चढ़ा सियासी पारा। आज बहु अनुकृति सहित कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। और दिल्ली में आज फिर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाह, नड्डा समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं। 385 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान भी गंवा दी है। हालांकि इस दौरान 1,51,740 कोरोना के मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 16,56,341 हो गई है। अब तक इस महामारी से 4,86,451 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 8,209 हो गए हैं। इधर देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए मामले सामने आए तथा बीमारी के 29 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य में संक्रमण के 42,862 मामले दर्ज किए गए थे। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 40,386 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक राज्य में 68,900 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या की अगर बात करें तो 2,65,346 है। राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 72,011 तथा मृतकों की संख्या 1,41,808 हो गई है। दिन भर में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 932 हो गई है। राज्य में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर 1.96%, जबकि संक्रमण से उबरने की दर 94.3% है। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियान रात अंतिम सांस ली। उनके पोते जो है स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में रोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा। हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है। गायक अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से बहुत ज्यादा दुखी हूं। आज हमने कला के क्षेत्र का एक अनोखा संस्थान खो दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इस्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। साथ ही इनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि भी दे चुके हैं। साल 2012 में विश्व स्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार इनको दिया गया था।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के लिए दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आ रही है। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक दलों ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि बदलने की मांग की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भाजपा और बसपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। पंजाब के लाखों श्रद्धालु पूजा करने के लिए वाराणसी जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह वोट नहीं डाल सकेंगे, इसलिए चुनाव की कोई और तिथि घोषित कर दी जाए। राजनीतिक दलों के इस मांग पर आज चुनाव आयोग फैसला करेगा। बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत सोमवार की तड़के अचानक खराब हो गई। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफजाल यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। प्रदेश की सियासत में उठापटक के प्रतीक माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। भारी ठंड के बीच सूबे का सियासत पारा जो है एक बार फिर से गर्म हो गया है। उनके भविष्य के कदम को लेकर कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है। हालांकि दिल्ली जाते वक्त मीडिया से बातचीत में उन्होंने केवल यही कहा कि जिस तरह हरीश भाई ने अपने पत्ते खोलने की बात कही है, वैसे ही अभी मेरे पत्ते भी खुलना बाकी है। पिछले 3 दिन में हरक सिंह रावत दूसरी बार दिल्ली गए हैं। उनके अचानक दोबारा दिल्ली रवाना होने की खबर पाते ही एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं सूत्रों ने भी खबर दी है कि हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अभी भाजपा के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार चल रहा है। ऐसे में हरक सिंह की हरकत को लेकर सभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। सूत्रों की माने तो हरक अपने साथ ही अपनी पुत्र वधू अनुकृति के लिए भी टिकट का दबाव बना रहे हैं। वहीं शनिवार को हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे। उनकी इन गतिविधियों को नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी की बाकी बची सीटों के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर से दिल्ली में बैठक होगी। साथ ही में संजय निषाद के साथ भी बैठक संभव है और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है। दोनों दलों के साथ गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। संजय निषाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। गठबंधन पर मुहर लगेगी। संजय निषाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में निर्णय सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के दौरान किया जाएगा। इससे पहले रविवार को गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा अन्य जो मौजूदा नेता थे वो भी जो है इसमें शामिल हुए थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,58,000 नए केस और 385 की मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर हुए 8,209। कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग पर आज आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में हरक चढ़ा सियासी पारा। आज बहू अनुकृति सहित कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। और दिल्ली में आज फिर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाह, नड्डा समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल। तू मीठे पलों को बांटे चला चल। उम्र को तू पल पल बुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए
traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना एक बार फिर इंदौर में अपने पैर पसार लिए हैं और एक बार फिर कोरोना के 24 घंटे में 1890 व्यक्तियों के सैंपल जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इंदौर शहर में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर दिन की जा रही रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत लिए गए करीब 11,090 नागरिकों के सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल की जांच की रिपोर्ट रविवार देर रात को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 1,890 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। इन सभी व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में यह संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम न होते हुए बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया के अनुसार रविवार को आए मरीजों की संख्या 1,890 हो गई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वहीं इस संख्या में 97 बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि सभी मरीज सामान्य स्थिति में हैं। वहीं स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से 517 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर जिला प्रशासन व निगम द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिना मास्क कार्रवाई कर 200 रुपए चालान की कार्रवाई की भी बात की जा रही है। वहीं जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई भी जागरूकता अभियान या मास्क को लेकर चलाई गई कार्रवाई नहीं देखी जा सकी है अभी तक। भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं की है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पंजाब में हर सीट पर 3 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ सीट बंटवारे का ऐलान भी कर सकती है। उम्मीदवारों के चयन पर फाइनल कॉल जो है बीजेपी के संसदीय बोर्ड को लेनी है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, महासचिव पवन राणा का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हफ्ते बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और सीट बंटवारे की घोषणा होगी। पिछले 25 साल से बीजेपी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आई है। पंजाब में बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही है और उसके हिस्से 20 से 25 सीटों में आया करते थे, लेकिन अब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के रास्ते अलग हो चुके हैं। बीजेपी ने पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल के साथ हाथ मिलाया है। बीजेपी इस गठबंधन में बड़े भूमिका में होगी। बीजेपी पहली बार पंजाब में करीब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। गठबंधन के दोनों सहयोगियों के हिस्से में बाकी सीटें कितनी आएंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह सर्दी से राहत के आसार नहीं है। शनिवार तक दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने के आसार हैं। इस दौरान सर्द हवा, कोहरा और बादलों के चलते गलन का एहसास बना रहेगा। फिलहाल कम से कम 3 दिन कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में बनी कोहरे की मोटी चादर के चलते दिल्ली एनसीआर के लोग बीते 3 दिनों से कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे हैं। कोहरे की मोटी परत और हल्के बादलों के चलते शुक्रवार और शनिवार को दिन भर धूप नहीं खिल सकी। इसके चलते शुक्रवार और शनिवार को शीत दिवस की स्थिति रही। यही हाल रविवार को भी बना रहा। हालांकि हवा की गति में इजाफा होने के चलते शनिवार की तुलना में थोड़ी राहत जरूर मिली है। रविवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। शनिवार से इसकी तुलना करें तो लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। शनिवार को अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान भी 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि शुक्रवार को गाजीपुर फूल बाजार से बरामद किए गए आईईडी 24 बमों की खेप का हिस्सा था, जिसे सीमा पार से या तो जमीन के जरिए या समुद्री मार्ग से पाकिस्तानी डीप स्टेट द्वारा स्थानीय आतंकवादियों को भेजा गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब से बरामद की गई डिवाइसेस को भी उसी खेप का हिस्सा माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि कुछ उपकरणों की तस्करी गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस के टॉप जांचकर्ताओं के मुताबिक गाजीपुर डिवाइस एक टिफिन
टिफिन बम था जिसमें 3 किलोग्राम आरडीएक्स कोल्ड चार्ज के रूप में और अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी चार्ज के तौर पर रखा गया था। डिवाइस को स्टील के टिफिन में कीलों और वॉल बेयरिंग के साथ पैक किया गया था और इसे दूर से ही उड़ाया जा सकता था। एचटी को पता चला है कि इन आईईडी को भारत में मौजूदा स्लीपर मॉड्यूल के साथ साथ कुछ आपराधिक गिरोह के लिए सीमा पार से तस्करी कर लाया गया था। सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली में गिरफ्तारियों के साथ आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जिसे इस ईडी रिकवरी से जोड़ा गया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जुलूस निकालना भारी पड़ गया है। कोविड प्रावधान के उल्लंघन करने के आरोप में विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एडीसीपी सिटी 1 नवजोत सिंह के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वाड मजिस्ट्रेट मंजीत कुमार से एक आवेदन प्राप्त करने के बाद मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जुलूस में करीब 200 से 250 लोग जमा थे। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया ने शनिवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका था। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद विक्रम सिंह मजीठिया के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग जो है एक साथ सड़कों पर दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचने से पहले लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर फूलों की माला पहनाकर विक्रम सिंह मजीठिया का स्वागत किया। मजीठिया के खिलाफ पिछले महीने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। तो ब्रेक लेने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,58,000 नए केस और 385 की मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर हुए 8,209। कत्थक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग पर आज आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में हरक चढ़ा सियासी पारा। आज बहु अनुकृति सहित कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। और दिल्ली में आज फिर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाह, नड्डा समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए? Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमृतसर डीसीसी अध्यक्ष भगवंत पाल सिंह सच्चर सहित उनके 5 सीनियर नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उनका पार्टी में स्वागत किया। चुग ने कहा कि भाजपा के पक्ष में एक नई लहर शुरू हो गई है और वह विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही कांग्रेस मुक्त पंजाब देखेगी। भगवंत पाल अमृतसर डीसीसी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही वह प्रमुख खालसा दीवान के कार्यकारी सदस्य भी हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह भुल्लर और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रतन सिंह सोहल, परमजीत सिंह रंधावा और तजिंदर पाल सिंह का नाम शामिल है। तरुण चुग ने कहा है कि पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और चुग ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर भारी आक्रोश है और आगामी चुनाव में कांग्रेस का सफाया होना तय है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी पंजाब ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में 14 फरवरी को होने वाले मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भी मांग की है।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। निषाद ने कहा कि वह सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह तय किया जाएगा कि वह 15 सीटें कौन सी होंगी जिन पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 403 में से 15 सीटें हमें बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत मिली हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि पश्चिमांचल से भी कुछ सीटें मिली हैं। बदले राजनीतिक समीकरणों की वजह से हम कुछ सीटों पर बदलाव चाहते हैं। हम सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निर्बल जो है इसमें जीतना हमारा लक्ष्य है और इनके नेताओं का दावा है कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली निषाद समुदाय का समर्थन हासिल है। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपना जनाधार बनाया है और खास तौर पर गोरखपुर, बलिया, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, भदोई, सुल्तानपुर, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी, बांदा, हमीरपुर और इटावा जिलों में उनका खासा प्रभाव है। निषाद पार्टी साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी अपना दल और जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन करके 100 सीटों पर प्रत्याशी जो थे उतारे गए थे, लेकिन उसे भदोई के ज्ञानपुर के रूप में एकमात्र सीट हासिल हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा 23 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने दी है। आपको बता दें कि पहले ये स्कूल 15 जनवरी तक के लिए बंद किए गए थे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय रविवार को यूपी सरकार ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा पहले 15 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया था। वही 16 जनवरी को रविवार के कारण स्कूलों में छुट्टी थी, लेकिन रविवार को राज्य सरकार ने आगे भी 23 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी एक हफ्ता और बढ़ा दी है। हालांकि स्कूलों को खोलने पर पहले समीक्षा बैठक की जाएगी, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते कोरोना के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, नेशनल पीजी कॉलेज भाषा विश्वविद्यालय और नेशनल पीजी कॉलेज की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इसके लिए अभी भी कोई रीशेड्यूल तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही इन तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनसीआर में बढ़ते केसों को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली में अनियंत्रित कोरोना संक्रमण का हरियाणा में प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली से लगते एनसीआर के जिलों में ही सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, मगर हमारे स्वास्थ्य प्रबंधन पूरे हैं। हरियाणा में आने वाले सभी मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। विज ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन भी हरियाणा में तेजी से की जा रही है और अब तक पहली डोज 100% तक लगाई जा चुकी है। इसी तरह दूसरी डोज भी 77% लग चुकी है। इसके अलावा 7 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों ने टीका नहीं लगवाया है उन्हें आगे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं पंजाब से सीएम पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। जो प्रत्याशी हार रहा होता है वह चुनाव नहीं चाहता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा चुनाव के लिए तारीख बढ़ाए जाने की मांग पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा कि जो प्रत्याशी हार रहा होता है वह चाहता है कि चुनाव ही ना हो, इसके लिए वो चुनाव से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढता है। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शिरकत नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इस समारोह के लिए सरकार की किसी भी अन्य देश के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित नहीं करेगी। दरअसल हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित करने की परंपरा है। इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 5 बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रण दिया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 से जुड़े हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल किसी भी विदेशी अतिथि को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों में यह बताया गया है कि पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच संपन्न हुई थी, जिसमें सिर्फ 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जबकि इस साल यह संख्या 24,000 के लगभग हो सकती है। शनिवार को रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी शेयर की है। वहीं 2020 में भारत में कोरोना महामारी से पहले 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले समारोह में करीब 1.25 लाख लोग शामिल हुए थे। तो
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 2,58,000 नए केस और 385 की मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर हुए 8,209। कत्थक सम्राट बिरजू महाराज का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग पर आज आयोग की अहम बैठक। दिल्ली में हरक चढ़ा सियासी पारा। आज बहु अनुकृति सहित कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। और दिल्ली में आज फिर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। शाह, नड्डा समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन।